हाँ ऑनलाइन वाले आप देख लीजिए। देखिए हम लोग अब वताग्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। वताग्र बहुत इंपॉर्टेंट है, और वताग्र समझ गए तो आप शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात को समझ जाएंगे। और शीतोष्ण कट चक्रवात चक्रवात अगर समझ जाएंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, तो अभी दिसंबर से लगातार दिल्ली में कोहरा बना हुआ है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, और ठंडी भी काफ़ी बनी हुई है। तो कल एक आईएमडी के साइंटिस्ट का इंटरव्यू आया था, आप लोग सुना है कि नहीं सुना मुझे नहीं पता, लेकिन आईएमडी के साइंटिस्ट ने जो बताया था तो वो बेस पूरी की पूरी यही बात बताई थी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस बार हमारे यहाँ नहीं आया। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अगर आती, बारिश होता, हवा चलती, तो ये साइकिल जो बना हुआ है ना, ये जो स्टेगनेंट हो गया ये टूट जाता, तो इससे ठंड भी कम पड़ती। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आया, इसी वजह से ठंड पड़ी हुई है। क्योंकि उन्होंने कहा कि जो लो लेवल पे भी क्लाउड बना हुआ है, तो हम बताते हैं कि हवा आती है तो चीज़ें इधर उधर हो जाती, लेकिन हवा आई नहीं तो चीज़ें स्टेगनेंट बना हुआ है। तो बोला 2 3 4 दिन अभी और रहेगा, ठीक है, उसके बाद हो सकता है। इसलिए कभी देखते हैं कि धूप निकल जाती, कभी धूप नहीं निकल पाती है। तो उन्होंने कहा था, तो देखिए वताग्र सिंपल है इंग्लिश में बोलते हैं फ्रॉन्ट्स। डेफिनेशन क्या लिखा है, जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशियां मिलती है तो उनके मध्य सीमा क्षेत्र को वताग्र कहते हैं। तो वायु राशि समझने में कोई दिक्कत है नहीं है। तो कल हम क्या होते हैं, वायु राशि की बहुत तरह के होते हैं, लेकिन दो बताए, एक होता है गर्म, एक होता है ठंडा, ठीक है। तो दो भिन्न प्रकार की वायु राशियां, तो एक गर्म आएगा, इधर से सपोज इधर से ठंडी आ रही है, तो ये जो क्षेत्र होगा ये क्या होगा, वह वताग्र हो, यही वताग्र हो जाएगा ना, ठीक है। इसमें लिखा नहीं लिखा, चलिए कहीं तो बताए थे कल की ठंडी वताग्र होता है। ये जो हमारा ये वायु राशि है, एक गर्म वायु राशि होती है और एक ठंडी वायु राशि होती है। हाँ यहाँ भी दिया हुआ है शीत और कोष्ण। अब देखिए ये एग्जाम्पल दिया हुआ है इसका। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि वताग्र समझ गए। तो वताग्रों के बनने की प्रक्रिया को वताग्र जनन कहते हैं। तो क्वेश्चन आप ये देख लीजिएगा कि क्वेश्चन वताग्र सिर्फ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, कि वताग्र जनन लिखा हुआ है। क्वेश्चन में पूछा है कि वताग्र जनन को परिभाषित कीजिए या वताग्र को परिभाषित कीजिए। ऐसा नहीं क्वेश्चन पूछा है कि वताग्र को परिभाषित कीजिए और आप लिख दिए कि जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशियां आपस में मिले तो उसे वताग्र बनता है और इसके अध्ययन को वताग्र जनन कहते हैं, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो जितना पूछा गया है लिखा उतना ही जाना चाहिए था, और जो पूछा गया है लिखा वही जाना चाहिए था। तो आप देख लीजिए यहाँ पे दो स्पष्ट चीजें हैं कि वताग्र अलग है और वताग्र जनन अलग है। तो वताग्र बनने की प्रक्रिया को वताग्र जनन कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे दोनों पूछ सकता है कि वताग्र किसे कहते हैं, हो सकता है पीटी में ही डाल दे कि वताग्र किसे कहते हैं। अब वहां पे डिफिनेशन दोनों वताग्र और वताग्र जनन दोनों का दे दे, ठीक है। तो दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए थी। चलिए अब हम लोग आगे चलें। अब कहता है कि वताग्र कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ है, 4 प्रकार। अब देखिए शीत वताग्र, एक दूसरा हो गया हमारा उष्ण वताग्र, तीसरा है अचर वताग्र और चौथा है अधिविष्ट वताग्र। तो ये वताग्र याद रखिएगा, कभी आपको टाइप पूछ सकता है। एग्जाम्पल हम समझा देते हैं कि शीत वताग्र क्या होता है, उष्ण वताग्र क्या होता है। जैसे सिंपल अगर देखिए, अगर शीत क्षेत्र में आएगा उच्च अक्षांश पे 60 65 70, तो क्या हो जाएगा, शीत वताग्र हो जाएगा। और अगर इक्वेटर के आसपास आया 30 25 20, तो क्या हो जाएगा, वो उष्ण वताग्र हो जाएगा, ठीक है। हाँ लेकिन 25 30 में जो है ना वताग्र नहीं आता है, ये डिफिनेशन यहाँ नहीं चलेगा, ये डिफिनेशन यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ पे डिफिनेशन होता है कि जब दो भिन्न वायु राशियाँ आपस में मिलती है, एक गर्म एक ठंडा, तो वताग्र जब भी आएगा वो हमेशा 30 के ऊपर ही आएगा, 40 के ऊपर ही आएगा, 45 50 60 70 पे ही आएगा, इधर वताग्र नहीं आता है। हाँ ठीक है, इधर नहीं आता है। लेकिन वहाँ होता क्या है, जब दो भिन्न वायु राशि मिलते कभी कभी क्या होता है ना कि ठंडी वाला वो गर्मी वाले को ऊपर धकेल देता है, ये उष्ण हो गया। कभी कभी क्या होता है ना कि गर्मी अपने आप ऊपर चढ़ जाता है, इसी को शीत उष्ण कहा गया है। आइए थोड़ा सा देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जब वताग्र अस्थिर हो जाए तो इन्हें अचक्र वताग्र कहा है। समझ गए, वायु राशि की तरह जब वताग्र अस्थिर हो गया तो क्या हो जाएगा, वो अचर हो जाएगा। समझ गए, नहीं दोनों वताग्र सेम नहीं, दोनों से वताग्र सेम कैसे होगा ये बताइए। दो वायु राशि आई मिली
आपस में पूरी तरीक़ा से कन्वर्जेंस हो गया, मौसम ठीक हो गया, तो क्या हो जाएगा अचर। अब एक गर्म एक ठंडा अगर मिलेगा थोड़ा देर के लिए उथल पुथल होगा, लेकिन जब आप पूरी तरीक़ा से मिल जाएगा तो स्टेगनेंट हो जाएगा, अस्थिर हो गया। तो वही हो गया क्या, जब वताग्र अस्थिर हो जाए इसे अचर वताग्र कहते, समझ गए। अगला आता है ऐसे वताग्र जब कोई भी वायु ऊपर नहीं उठती, यही हम बताए ना कि ऊपर नहीं उठी, दोनों आपस में घुल मिल गया, तो वो हो गया हमारा अचर वताग्र। फिर कहता है कि जब शीतल वायु भारी वायु, समझ गए, आक्रामक रूप से उष्ण वायु राशियों को ऊपर धकेल देती है, तो इस संपर्क क्षेत्र को शीत वताग्र कहते हैं। अब यहाँ आप देख लीजिए, ये हम ले लेते हैं आपको 40 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है, 0 नहीं लेते 40, और इधर हम ले लेते हैं 80 डिग्री, नॉर्थ अक्षांश ले लीजिए। अब हमारा जो यहाँ से हमने कहा कि 30 डिग्री पे 35 डिग्री पे हमारा व्यापारिक पवन उतर रहा है, समझ गए, पवन उतर रहा है। ये पवन उतरने के बाद इधर चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, 60 की तरफ जाएगा, और 60 पे जो हमारा पवन था कौन सा, पछुआ पवन, तो पछुआ पवन भी इधर आएगा, आएगा, तो ये शीत होगा ना, और ये उष्ण होगा कि नहीं होगा। अब ये दोनों कहीं ना कहीं तो मिलेगा, मिलेगा ना। अब वही कह रहा है कि जब उष्ण वायु राशि को ऊपर धकेल देती है, इसको कहता है कि भाई चल तो ऊपर चल, ऐसे गर्म वाला है तो गर्म हमेशा ऊपर जाता है, गर्म हवा ऊपर उठती है, तो इसको ऊपर धकेल देता है, तो क्या हो गया हमारा वताग्र, समझ गए। ये इसको ऊपर धकेल देता है तो हो गया शीत वताग्र। फिर कह रहा है यदि गर्म वायु राशियाँ आक्रामक रूप से ठंडी वायु राशियों के ऊपर चढ़ती है, तो ये इसको धकला नहीं, ये अपने आप ऊपर चढ़ गया। देखिए अंतर इसमें कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर कर दिया है कि एक कह रहा है कि धकेल को ऊपर चढ़ा दिया, एक कह रहा है कि नहीं अपने आप ऊपर चढ़ गया, कि बहुत स्पीड से आ रहा था और अपने आप ऊपर चढ़ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, उस वताग्र, समझ गए। लेकिन आएगा कहाँ, इसी क्षेत्र में ना, तो वताग्र हमेशा यही इसी क्षेत्र में आता है, 60 65 45 40 इसी के आसपास 35, तो इस संपर्क क्षेत्र को उष्ण वताग्र कहते हैं। यदि एक वायु राशि पूर्णतः धरातल के ऊपर उठ जाए तो ऐसे वताग्र को अधिविष्ट वताग्र कहा जाता है। कि दो वायु राशि लिखा ना, कि एक ठंडी हो गया और एक गर्म हो गया, तो यहाँ क्या कह रहा है कि देखिए कि वो ठंडी वायु राशि के ऊपर, ये दूसरा इधर क्या, हाँ, धरातल के ऊपर उठ जाए, कि यदि एक वायु राशि पूर्णतः धरातल के ऊपर उठ जाए, इसका मतलब समझे क्या कह रहा है। ये देखिए, ये ठंडी वायु राशि हो गया और ये गर्म वायु राशि हो गया, तो ये इतना अंदर आ गया कि ये कंप्लीटली ऊपर आ गया, ठीक है। ये इस जो है, ये हमारा गर्म वायु राशि ये धरती के संपर्क को छोड़ दिया। जैसे यहाँ क्या था पहले वाले में कि शीत वाला उष्ण को ऊपर उठा दिया, लेकिन थोड़ा बहुत ये धरती के संपर्क में रहा। लेकिन ये कह रहा है कि कंप्लीटली दोनों पैरेलल में आ जाए, ठंडे नीचे आ गया और गर्म ऊपर आ गया। इसलिए कह रहा है ना कि एक वायु राशि पूर्णतः धरातल के ऊपर उठ जाए, उसके नीचे कंप्लीटली शीत वायु राशि आ गया और उसके ऊपर कंप्लीट रूप से उष्ण वायु राशि आ गया, तो ये हमारा हो गया अधिविष्ट वताग्र। इसको समझ के कोई दिक्कत। वताग्र मध्य अक्षांशों में ही निर्मित होते हैं, देख लीजिए, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है कि वताग्र नीचे आता है। और तीव्र वायु दाब व तापमान प्रवणता इनकी विशेषता है। तीव्र वायु दाब यहां पे क्यों लिखा गया है, नहीं वहां पे लिखा है तीव्र वायु दाब, प्रेशर। देखिए बात वो तीव्र वायु दाब इसलिए है कि एक तरफ टेम्परेचर ठंडा है, एक तरफ टेम्परेचर गर्म है, तो वायु दाब क्या हो जाएगा, बहुत अंतर हो जाएगा नहीं यहाँ पे वायु दाब का। तो जब वायु दाब में टेम्परेचर में बहुत अंतर, वायु दाब काफी तीव्र होगा, इसलिए वहां पे दिया हुआ है कि तीव्र वायु दाब व तापमान प्रवणता। तापमान में अंतर तो वायु दाब में अंतर, तापमान में काफी अंतर, एक तरफ गर्म एक तरफ ठंडी है, तो इसकी विशेषता है। अब अगर आपसे पूछ लेगा कि वताग्र, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वताग्र का प्रकार और वताग्र की विशेषता। अगर क्वेश्चन है वताग्र की विशेषता, आप क्या लिखेंगे,
और तीव्र तापमान प्रवणता, टेम्परेचर मान। हाँ ठीक है, तो मिल गया आपको। अगर विशेषता पूछेगा तो फिर आप क्या लिखेंगे, और प्रकार, हाँ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तापमान और इसकी विशेषता, और ये तापमान में अचानक बदलाव लाते हैं, ठीक है। चूंकि होगा क्या, एक तरफ से उधर से ठंडी आ रही है। अब यहाँ देखिए क्या बोला कि ये हमारा है लाइन एक, मान लीजिए इधर से शीत ऋतु आया और इधर से ग्रीष्म ऋतु चल रहा है, तो दोनों जब मिलेगा तब ना एक दूसरे के ऊपर उठाएगा या उठाएगा। तो यहाँ तो जब ये ऊपर उठा अचानक से इधर क्या होगा, ठंडी हवा आ जाएगी। तो यही कारण कि टेम्परेचर में क्या होगा, अचानक परिवर्तन आ जाएगा। तो वही कारण है कि ये तापमान में अचानक बदलाव आते हैं तथा इसी कारण वायु ऊपर उठती है, बादल बनते हैं तथा, समझ गए। तो यहां से आप, यहां से संपर्क क्षेत्र उष्ण वातावरण कहा जाता है, अधिविष्ट वातावरण। यहां से यहां तक आप जो ये 3 लाइन है, क्या ये इसकी विशेषता आप लिख सकते हैं। तापमान में अचानक परिवर्तन होता है जिसके कारण वायु दाब में अचानक परिवर्तन हो जाता है, वायु ऊपर उठती है, बादल बनते हैं और बारिश होती है, और फिर मौसम सामान्य हो जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि वातावरण की विशेषता बताइए, तो आप लिख लेंगे ये कि वातावरण की क्या विशेषता है, कि टेम्परेचर आया, 2 भिन्न वायु राशि आई, आपस में मिला, तापमान वायुदाब में परिवर्तन हुआ, अंतर हुआ, गर्म हवा ऊपर उठी, बादल बना, बारिश हुआ और फिर मौसम सामान्य हो गया। ये इसकी विशेषता हो गया। अब हम लोग चलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, इसको लिख लीजिए। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, गर्म पानी लाए हैं, कहाँ है, लाइए। इसमें क्यों कहेंगे भाई, अच्छा धन्यवाद। ज़्यादा गर्म होगा तो क्या दिक्कत है भाई। कॉफ़ी हम नहीं पीते हैं, चाय हम नहीं पीते। यार ये आप इतना गर्म कर दिए हैं कि इसमें तो आदमी जो है जल जाए यार। इतना भी गर्म नहीं होता है पीने वाला पानी। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये देखिए, बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात को ही शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। आप ये याद रखेंगे। ऐसा नहीं पता चला कि लिखा है बहिरुष्ण, कहेंगे यार ये क्या आ गया है। तो यहाँ देखिए चक्रवात जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहाँ पे आएगा, सबसे पहली बात 40 से ऊपर, ऊपर ही आएगा। 60 से ऊपर किसे आएगा, ध्रुवीय हो जाएगा ना, ठीक है। हाँ 45, 60, 65 भी कह सकते हैं, कोई ऐसा एग्जैक्ट फिगर नहीं है। 70 भी कह सकते हैं, कभी कभार चल जाता है। अब क्या देखिए, वे तो चक्रवात हम क्या बताए थे, चक्रवात हम बताए थे कि यहाँ पे हमारा लो प्रेशर होगा और चारों तरफ से वायु, इसी को हम चक्रवात कहते हैं। और अगर यहाँ पे हाई प्रेशर हो तो वायु चारों तरफ भागेगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रति चक्रवात। ये प्रति चक्रवात है, एंटी साइक्लोन बोला जाता है। और इसी चक्रवात को, ये चक्रवात हमारे भारत में कहा जाता है, अपने प्यारे भारत में। अमेरिका में से टाइफून, हरिकेन, सॉरी, अमेरिका में हरिकेन कहा जाता है और चाइना में टाइफून कहा जाता है, ठीक है। सेम ही चीज़ है, नाम थोड़ा अलग अलग दे दिया गया है। चलिए अब कह रहा है कि चक्रवात समझ गए कि लो प्रेशर होगा, चारों साइड से हवा इसके अंदर आएगी। वे चक्रवातीय वायु प्रणालियां जो उष्ण कटिबंध से दूर, उष्ण कटिबंध से दूर मध्य व उच्च अक्षांशों में विकसित होती है, समझ गए। तो क्या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। अब सपोज कीजिए आपको कोई भी क्वेश्चन शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से पूछा है,
शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की विशेषता बताइए, इसके उत्पत्ति के कारण बताइए, या ये किन क्षेत्रों में। तो क्या ये भूमिका वाला लाइन आप यहाँ से लिख सकते हैं? वे चक्रवात जो मध्य व उच्च अक्षांशों में किन्हीं परिस्थितियों के कारण या जिन परिस्थितियों के कारण यह विकसित होती है उसे हम शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। इसके बाद हम लिखना शुरू कर दें इसके उत्पत्ति के कारण, इसकी विशेषता, इसके हानिकारक प्रभाव, इसके लाभकारी प्रभाव। तो भूमिका लिखने में दिक्कत नहीं होगा। इस क्वेश्चन से अगर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कोई सवाल आएगा कि भूमिका क्या लिखें, तो भूमिका यही लिख दीजिए कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात मध्य व उच्च अक्षांशों में ठीक उत्पन्न होने वाले चक्रवात को शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। अब मध्य तथा उच्च अक्षांशों में जिस क्षेत्रों से ये गुजरते हैं वहाँ मौसम संबंधी अवस्थाओं में अचानक तेजी से बदलाव आता है। वो तो होगा ही, चक्रवात चाहे शीतोष्ण हो, चक्रवात चाहे उष्ण हो, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे हवा आएंगी, बादल बनेगा, बारिश होगा, तो मौसम में परिवर्तन आएगा ना। हाथ ही तो लिखा है ना कि वहाँ मौसम संबंधी अवस्थाओं में अचानक तेजी से बदलाव आता है। बिल्कुल, हाँ, तो ये कह रहा है कि मौसम में तेजी से बदलाव आता है। अब यह है कि बहिरुष्ण, तो यहाँ तक समझ गए। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात ध्रुवीय वताग्र के साथ बनते हैं। अब हमने वहां पे देखिए आपको क्या कहा कि मध्य और उच्च अक्षांश, मध्य और उच्च अक्षांश, ठीक है। यहाँ देखिए ध्रुवीय वताग्र के साथ बनते हैं। अब कुछ जैसे हमारा 60 डिग्री है, 60 डिग्री से हवा पोल की तरफ भी जाती है और पोल से हवा 60 डिग्री की तरफ भी आती है, तो कुछ वहाँ कंडीशन बन जाएगा। और कुछ हमारा जो हम इधर से गया 30 डिग्री 60 की तरफ गया और 60 से 30 की तरफ आया, इसलिए लिखा है कि मध्य में भी बनता है, उच्च में भी, इसलिए हम बोले कि 70-80 तक भी चल सकता है। और बाकी इधर 60-45, 40-50, 60 में ज़्यादातर आता है, उधर थोड़ा कम आता है। और मानवीय पॉपुलेशन उधर रहते भी नहीं है, तो उसका विशेष प्रभाव नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा है कि आरंभ में वताग्र अचर होते हैं। हमने अचर वताग्र आपको बता चुका है क्या होता है। यह कि जब वताग्र जब स्टेगनेंट हो जाए, अस्थिर हो जाए, तो उसे हम कहते हैं अचर वताग्र। मिल गया और दोनों अस्थिर हो गया, स्टेबल हो गया, ठीक है, तो उसी को हम लोग अचर वताग्र कहते हैं ना। ये बताइए, उत्तरी गोलार्ध में वताग्र के दक्षिण में कोस में उत्तर दिशा में ठंडी हवा प्रवाहित होती है। अभी हम बताएं इधर से क्या है, दक्षिण से उष्ण हवा या कोष्ण हवा जा रही है और उत्तर से ठंडी हवा आ रही है। जब वताग्र के साथ वायु दाब कम हो जाता है, ठीक है, और कोष्ण वायु उत्तर दिशा की ओर तथा ठंडी वायु दक्षिण दिशा में घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा चक्रवाती है परिसंचरण करती है। घड़ी का उत्तर दक्षिण तो नहीं बताना पड़ेगा ना, किस दिशा में मुड़ जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। तो वही कारण कि जब वताग्र के साथ वायु दाब कम हो जाता है तो कोष्ण वायु उत्तर की ओर, ठीक है, तथा ठंडी वायु दक्षिण दिशा में घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में चक्रवातीय परिसंचरण करती है। इस चक्रवातीय प्रवाह से बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात विकसित होता है, जिसमें एक कोष्ण वताग्र तथा एक शीत वताग्र होता है। तो बस सिंपल आप याद रखिए कि ये हमारा क्षेत्र हो गया। इधर से हमारा क्या होगा, शीत वताग्र आया, और इधर से हमारा क्या हुआ, और दोनों आपस में मिला और चक्रवात की उत्पत्ति हो गई। बस इतना ध्यान रखना है, ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जाना है। अब ये देखिए, ये हमारा चित्र है, ये हमारा चित्र है, ठीक है। हाँ, इसमें 6 स्टेप का चित्र होता है, इसमें दिया है कि नहीं दिया, एक बार देखते हैं। 6 स्टेप का चित्र होता है, इसमें ड्रॉ नहीं किया हुआ है, ठीक है। ये जो है ना, ये अगर फिगर आप लोग देख लीजिए एक बार, ये फिगर है, ऐसे हम इसको बोर्ड पे बता देते हैं, ठीक है। पहले इसको पढ़ लेते थोड़ा सा, फिर इसको हम ब्लैंक पेज लेके उस पर समझा देंगे, ठीक है। क्या हुआ, हाँ जी, खुलर वाला बुक है।
हाँ कम किया है, लेकिन शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात के लिए 6 फिगर ड्रॉ अगर आप कर देते हैं या 4 भी कर देते हैं तो अच्छा माना जाता है आंसर के लिए, और हम लोग को तो करना ही पड़ता है ऑप्शनल में। नहीं कम से कम 3-4 कर दीजिए, ठीक है, एक भी कर देंगे तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस चक्रवाती प्रयास इसमें एक क्वेश्चन, ठीक है। अब ये इसमें दिखा है कि एक ऐसे ही विकसित चक्रवात को दर्शाया गया। इस चक्रवात में कोष्ण वायु क्षेत्र या कोष्ण खंड ठंडे अग्रभाग व पिछले शीत खंड के बीच पाया जाता है। तो थोड़ा देखें यहाँ पे कहाँ पाया जाता है, ये देख लीजिए, ये हमारा शीतल वायु, ये कोष्ण वायु है और ये शीतल वायु है। ये अगर बना सकते तो बना लीजिएगा, नहीं बना सकते हम एग्जाम्पल ये आसान सा बता देंगे, आप समझिएगा। और कोष्ण वायु आक्रामक रूप में ठंडी वायु के ऊपर चढ़ जाती है। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ, हम पहले बताए थे चक्रवाती वताग्र में क्या कि या तो गर्म ऊपर चढ़ जाती है या ठंडी वाला गर्म वाले के ऊपर भेज देता है। तो यही लिखा है ना कि कोष्ण वायु आक्रामक रूप से ठंडी वायु के ऊपर चढ़ती है, तो इससे क्या होगा, और उष्ण वताग्र के पहले भाग में स्तरीय मेघ दिखाई देते हैं। जैसे ही गर्म वायु ऊपर उठेगा, ठंडा होगा, बादल बनेगा, तो वही कह रहा है कि क्या होगा, स्तरीय मेघ के रूप में और वर्षा होती है। पीछे से आता शीत वताग्र उष्ण वायु को ऊपर धकेलता है, जिसके परिणाम स्वरूप शीत वताग्र के साथ साथ कपासी मेघ बनते हैं और मेघ बनते जा रहा है। शीत वताग्र उष्ण वताग्र की अपेक्षा तीव्र गति से चलते हैं और अंततः उष्ण वताग्र को पूरी तरह ढक लेते हैं, ठीक है। और यह कोष्ण वायु ऊपर उठती है और इसका भूतल से कोई संपर्क, बता चुके हैं पीछे वाले में कि भूतल जब पूरी तरीके से वायु को उठा दिया तो उसे हम क्या कर रहे थे, अधिविष्ट वताग्र, अधिविष्ट वताग्र पीछे बताए थे ना। तो क्या लिखा है कि कोई संपर्क नहीं रहता तथा अधिविष्ट वताग्र बनता है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, एवं चक्रवात धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। ये है, तो ये इस लाइन को पढ़ लिए, कोई दिक्कत इसमें। चलिए एक बार हम थोड़ा सा ब्लैंक पेज ले लेते हैं। कौन, शीत वताग्र, हाँ ये वाला आप कह रहे हैं ना कि शीत वताग्र उष्ण वताग्र की अपेक्षा तीव्र गति से चलता है और अंततः उष्ण वताग्रों को पूरी तरह ढक लेता है। पीछे हम लोग एक लाइन पढ़े, उसमें कहा था ना कि शीत वताग्र आक्रामक रूप से उष्ण को जब ऊपर उठा देता है, तो जब आक्रामक रूप से ऊपर उठाएगा तो तेजी से चलेगा ना। अब यहाँ से इधर से देखिए, इधर से गर्म वायु जा रही है, तो गर्म वायु जा रही है तो इधर लो प्रेशर होगा ना, नहीं गर्म ठंडी वायु की अपेक्षा गर्म वायु तेज चलता है, ये बात आपका कहना सही है। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इधर से ठंडी वायु आ रही है, इसमें कोई कन्फ्यूजन, इधर से गर्म जा रहा है, तो लो प्रेशर किधर होगा, इधर या इधर। तो जब लो प्रेशर इधर होगा तो इधर की हवा तेजी से इधर आएगा ना, ठीक है। तो इसलिए इसी तो कह रहा है ना कि शीत वताग्र उष्ण वताग्र की अपेक्षा तीव्र गति से चलता है और अंततः उष्ण वताग्र को पूरी तरह ढक लेता है और कोष्ण वायु ऊपर उठती है और इस भूतल से कोई संपर्क नहीं रहता है। हाँ तेज आएगा ना, तो जैसे ही आएगा इसको पूरा ऊपर उठा दिया, अब ऊपर उठा देगा इसमें बादल बन जाएगा, बादल बनेगा, बारिश होगा, समझ गए ना इसको। अब तो यहाँ पे फिगर लाते हैं एक, आजा भाई, चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम इधर से ले, एक हमारा ऐसे आ गया और एक हमारा इधर से चल रहा है, ठीक है। तो ये हम शीत ले लिए और ये क्या लेंगे, उष्ण ले लिए। अब क्या करेगा, देखिए ये थोड़ा सा इसको करली होकर ऊपर उठाएगा तो ये ऊपर उठेगा, ठीक है। ये इसका दूसरा फिगर हो गया। तीसरा में क्या होता है, ये पूरी तरीका से इसको ऊपर उठा लिया और ये पूरी तरीका से ऊपर चले गया। जैसे ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जाल में, ये हमारा शीत वताग्र है, ये ऐसे से क्या होगा, पहले सीधा था पूरा, फिर हल्का टेढ़ा हुआ, तो ये हल्का इसको ऊपर उठाया, कोरिलेशन बल बोला, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा ऊपर उठते गया और ठंडी हवा इसको ऊपर उठाते गया। ये 3D फिगर नहीं हो सकता, इसलिए ऐसे दिखाई दिया रहा है, घूमने का देखिए, ये ऊपर उठ रहा है इसके, वही जो हम बताए यहाँ पे क्या होगा कि ये ऊपर उठ रहा है गर्म हवा और ये इसको ज़बरदस्ती ऊपर उठा रहा है, और लास्ट में देखिए क्या हुआ, पूरी तरीक़ा से इसको हो गया और यहाँ देखिए पूरा घुल मिल गया। यही है कि ये इस तरीक़ा से उठाया, फिर इसको क्या करेगा, ठंडी हवा इस तरीक़ा से ऊपर आ जाएगा और गर्मी हवा
ये हो जाएगा हमारा उष्ण और ये हो जाएगा शीत। ये मतलब क्या कि ये पूरी तरीका से अब धरती से संपर्क छोड़ चुका है उष्ण, ये वाला पार्ट। और उसके बाद ये क्या होगा, शीत और उष्ण दोनों आपस में पूरी तरीका से मिल जाएगा। तो हाँ, तो यही जो है ना, आप ये 2-3 फिगर आप बना लीजिएगा बस, या 2 भी कम से कम, तो काम चल जाएगा आपका। कि एक हमारा हो गया कि ये दोनों ऐसे लिख दीजिएगा, ये शीत हो गया, ये उष्ण हो गया। और एक बार क्या किया, ये शीत वाला इसको उष्ण वाले के ऊपर उठा रहा है। ये दूसरा फिगर हो गया, ये शीत लिख दीजिएगा और ये उष्ण लिख दीजिएगा। और तीसरा में पूरा का पूरा मिला दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, 3 फिगर से काम चल जाएगा। कहाँ पे? हाँ, वो एक ही फिगर में सब। हाँ, वो देखिए, वो क्या है ना, इधर से शीत वातावरण जा रहा है, ऊपर उठ रहा है। चलिए हम लोग चले अब उस पेज पे। हाँ पेज पे आ जाते हैं। चल भाई, चैप्टर 10 तुम कहाँ चले गए? ये आ गया। तो शीत वातागर की उत्पत्ति समझ गए? कोई कंफ्यूजन नहीं ना इसमें? किसी को पूछ लीजिए, चूंकि यहाँ से सवाल एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। ये देख लीजिए, यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है, ये क्या है, शीत वायु, शीतल वायु है ना। उष्ण को क्या किया, पूरी तरीके से ऊपर उठा दिया है, धरती से संपर्क छोड़ दिया है ना। तो यही था ना कि वही इस फिगर में कहा कि शीतल वायु इधर से इसको आ रहा है और इसको ये ऊपर उठा रहा है, ये ऊपर उठा रहा है, और अंत में पूरी की पूरी तरीका से ये मिल जाएगा। तो अब ये देखिए, यहाँ पे भी दिया है कि यहाँ पे फिर मेघ बन गया, अलग अलग तरह का बादल, जितना ऊपर उठेगा उस तरह का बादल बनेगा और फिर बारिश होगी। तो ये फिगर आप बना लीजिएगा, नहीं तो हम जो बताए उस पर कि 2-3 फिगर छोटा सा वो बना दीजिएगा। तो इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो शीत वातागर को समझने में आपको दिक्कत नहीं है। आप लोगों को शीतोष्ण चक्रवात सिंपल है कि 2 भिन्न प्रकार की वायु राशि आई, एक गर्म एक ठंडा, मध्य अक्षांश में उच्च अक्षांश में, दोनों आपस में मिले। शीत वातागर क्या किया, आक्रामक होकर उष्ण वातागर को ऊपर उठा दिया, यह धरती से संपर्क छोड़ दिया, जिससे चक्रवात की उत्पत्ति हो गई। और आपने फिगर ड्रॉ कर दिया। गर्म गर्म, हाँ, गर्म को उष्ण को क्वेश्चन लिखा है ज्योग्राफी के भाषा में। नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है कि धरातल तथा ऊंचाई पर वायु परिसंचरण की प्रक्रियाओं में निकट का अंतर संबंध होता है। धरातल तथा ऊंचाई पर वायु परिसंचरण की प्रक्रिया, ठीक है, जिस तरह का धरातल होगा उसी तरह का वायु ऊपर चलेगी। बहिरुष्ण यानी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से कई प्रकार से भिन्न है। ये लिखा नहीं यहाँ पे, तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अभी नहीं पढ़ा है, पढ़ाते आगे। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा, कई प्रकार से भिन्न है। नाम तो सुनेंगे उष्ण चक्रवात का, तो इसको अब आप देख लीजिएगा। ऐसा नहीं, कभी दोनों में अंतर भी पूछ लेता है कि शॉर्ट्स में आपसे अंतर ही पूछ ले कि चक्रवातों का अंतर बताइए, तो वहां पे ये काम आ जाएगा। हाँ, तो कह रहा है कि बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में अस्पष्ट वाताग्र प्रणालियां होती है, उष्ण चक्रवात में ऐसा नहीं होता है। जहाँ पे कोई वाताग्र नहीं होता वहां पे वाताग्र होता है। यहाँ पे क्या हुआ, बंगाली खाड़ी में लो प्रेशर बना, हवा से चली और चक्रवात उत्पन्न हो गया। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं है ना, वहां पे क्या है कि 2 वायु राशियां आगे मिलती है, तब जाके चक्रवात उत्पन्न होता है। लेकिन उष्ण कटिबंध के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये दूसरा, विस्तृत क्षेत्रफल पर फैले होते हैं, कौन सा, शीतोष्ण, उसके लिए एक लंबा सा क्षेत्र चाहिए ना, तब 2 तरह की वायु राशि आएगी। ये विस्तृत क्षेत्र फैले होते तथा इनकी उत्पत्ति जल तथा स्थल दोनों पर होती है, जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात केवल समुद्र में उत्पन्न होते हैं। इसीलिए आप सुने होंगे आप लोग कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आज बंगाल में धरातल से टकराएगा और धीरे धीरे क्षीण हो जाता है वो, ठीक है। उड़ीसा का था ना कि उड़ीसा के तट से टकराएगा, बंगाल के तट से टकराएगा, तो जैसे ही वो तट पे पहुंचता है तो फिर वो कमजोर होने लगता है, 2-3 दिन में वो समाप्त हो जाता है। लेकिन शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात धरातल पे भी आता है और जल पे भी आता है। उसको आप याद रखेंगे। ये दूसरा अंतर हो गया, समझ गए ना। अब तीसरा अंतर है कि समुद्र उत्पन्न होते हैं और स्थलीय भागों में पहुंचने पर नष्ट हो जाते हैं। देख लिए,
नहीं, वो नष्ट नहीं होता है। उसमें वो वताग्र का पावर जब तक रहेगा तब तक वो चलेगा। जब पूरी तरीके से आपस में घुल मिल जाएगा तो फिर वो समाप्त होगा। हाँ, ऐसे नहीं होगा। फिर है कि बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की अपेक्षा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करती है। अब देखिए, अब वहाँ पे क्या है, भूमध्य सागर के ऊपर से उत्पन्न हुआ और इंडिया तक बारिश करवा देता है। लेकिन ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या है, बंगाल खाड़ी से आया, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, थोड़ा बहुत बिहार को प्रभावित किया, तो उसका प्रभाव विस्तृत क्षेत्र पर पड़ता है शीतोष्ण का, जबकि उष्ण का प्रभाव उतना विस्तृत क्षेत्र पर नहीं पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में पवनों का वेग अपेक्षाकृत तीव्र होता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आता है तो कई कई घरें उड़ जाती है, वृक्षें उड़ जाती है, लेकिन शीतोष्ण में ऐसा नहीं होता, उसमें हवा में इतनी पावर नहीं होती है और ये विनाशकारी होते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात पूर्व से पश्चिम, ये पीटी के लिए भी याद रखिएगा, पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं, जबकि बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात पश्चिम से पूरब की ओर चलता है, पश्चिम से पूरब की दिशा में चलता है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, अभी हम समझाते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है, उष्ण कटिबंधीय बंगाल की खाड़ी में आता है और कलकत्ता या उड़ीसा से टकराता है, तो वो किधर से चला, पूरब से पश्चिम चला ना, ठीक है। अब देखिए जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है बताते हैं, ये सिंपल है, आप लोग को और किसी को दिशा समझने में दिक्कत है? यहाँ जो लिखा है कि ये पूरब से पश्चिम चलता है और ये पश्चिम से पूरब चलता है, तो जरा बताएंगे आप लोग कि वो सही लिखा है गलत लिखा है? नहीं, गलत तो नहीं लिखा, सही नहीं लिखा होगा, लेकिन आप लोग समझ गए कि वो क्यों लिखा है ऐसा? देखिए सिंपल है कि ये जो है हमारा 0 हो गया और ये 30 हो गया, तो ये पछुआ पवन के संपर्क में है और ये व्यापारिक पवन के संपर्क में है, तो हवा की जो दिशा होगी तो चक्रवात उसी दिशा में उड़ जाएगा ना, समझ गए? तो सिंपल था ये। चलिए तो अब देखिए यहाँ तक आप अंतर भी समझ गए। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात समझने में कोई दिक्कत? इसकी विशेषता बता दी है, और ये प्रभावित किस एरिया को करता है, कितने इलाका को करता है, सब समझ गए। चलिए अब हमारा आता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए ऑनलाइन वाले भाई साहब, आपका हमारा सफ़र यहीं तक था, और अगर आपको चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।